हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @p में। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ शब्द जानेंगे। जैसे ये वाद शब्द है, इस वाद शब्द का मतलब क्या होता है? वाद शब्द का मतलब होता है सिद्धांत या विचार। वाद शब्द का मतलब होता है सिद्धांत या विचार या किसी की सोच कहें। जैसे कहा जाए गांधीवाद, मतलब जो गांधी के सिद्धांत पर चले, गांधी के विचार पर चले, जो गांधी के विचार पर चले उसे हम गांधीवादी कहते हैं। गांधी के विचार या सिद्धांत पर कार्य करे उसे हम गांधीवादी कहते हैं। तो वाद का मतलब होता है सिद्धांत या विचार। जैसे कहा जाए मार्क्सवाद, कहा जाए मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद का मतलब जो मार्क्स के सिद्धांत पर कार्य करे, सिद्धांत या विचार पर कार्य करे, चले, तो उसे हम क्या कहेंगे? मार्क्सवाद कहेंगे। तो वाद का मतलब क्या होता है? सिद्धांत या विचार। इस चैप्टर में और भी छोटे छोटे पद हैं, जैसे देश, देश क्या होता है, राज्य क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। 3 टर्म है। देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। तो देश कैसे बनता है? देश में लोग होने चाहिए और भूमि होनी चाहिए, तो वो बनेगा देश। देश कैसे बनेगा? देश में लोग होने चाहिए, भूमि होगी, तो वो देश कहलाएगा। राज्य कैसे बनेगा? लोग होने चाहिए, भूमि होनी चाहिए और साथ में उसकी संप्रभु सरकार होनी चाहिए, संप्रभुत्व सरकार होनी चाहिए, संप्रभुत्व सरकार होनी चाहिए। संप्रभुत्व का मतलब होता है कि वो अपने फैसले स्वयं लेता हो, कोई उसके बारे में कोई दूसरा हस्तक्षेप ना करता हो कि मतलब देश भारत हमारा है, फैसले चाइना वाले लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे हम संप्रभुत्व नहीं कहते। मतलब सरकार जिसकी, फैसला भी उसका ही होना चाहिए। जिसका घर वही फैसला करे, दूसरे घर वाले आकर फैसला ना करें, तो उसे हम कहते हैं संप्रभुत्व। मतलब वही फैसला करे, स्वयं करे, वो कहलाता है राज्य। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र में लोग शामिल होते हैं, भूमि होती है उसकी, संप्रभु सरकार होती है, संप्रभुत्व सरकार होती है, साथ में उसकी कुछ संस्कृति होती है, संस्कृति होती है, बोलचाल होती है, वेशभूषा होती है, भाषा होती है, मतलब उसकी संस्कृति, विशेष संस्कृति होती है, तो वो बनता है राष्ट्र। और राष्ट्र होना अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्र होने से फायदा क्या है? उसमें लोगों की स्वतंत्रता निहित होती है। देश में स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, देश गुलाम भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्र कहा जाएगा तो राष्ट्र गुलाम नहीं होता है। राष्ट्र का मतलब उसकी स्वतंत्रता है, वो हर तरीके से काम कर सकता है। तो ये 3 टर्म है, देश, राज्य और राष्ट्र। वाद का मतलब समझे। फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस में सबसे पहले फ्रांस से स्टार्ट करते हैं। उस समय फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ध्यान देना, यूरोप में सबसे शक्तिशाली यदि कोई राज्य था तो सबसे शक्तिशाली राज्य था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया उस समय ऑस्ट्रिया का ही जर्मनी और इटली इन सब में शामिल था। इन सबको एकीकरण में यही रोक रहा था ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा कौन बन रहा था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा कौन बन रहा था? ऑस्ट्रिया। तो ध्यान देना, ऑस्ट्रिया सबसे, यूरोप में उस समय सबसे शक्तिशाली कोई राज्य था तो ऑस्ट्रिया था। का स्टार्ट होता है कि फ्रांस से बारे में जानेंगे। पहले यूरोप के राष्ट्रवाद में सबसे पहले फ्रांस के एक चित्रकार थे, फ्रांसीसी चित्रकार। उन फ्रांसीसी चित्रकार का नाम क्या था? फ्रेडरिक सारियू। नाम उनका था फ्रेडरिक सारियू। उन्होंने चित्रकला बनाई 1848 में। 1828 में एक चित्र बना, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 4 चित्रों की श्रृंखला का मतलब पूरी सीरीज को एक ही चित्र में ढाल दिया। उस चित्र को बनाया, वो उनकी कल्पना थी। इनकी ये जो चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, उनकी एक आदर्श परिकल्पना थी, आदर्श कल्पना थी। और आदर्श कल्पना को हम इतिहास के शब्दों में, इतिहासकारों ने इसको
यूटोपिया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? यूटोपिया। आदर्श परिकल्पना शब्द को यूटोपिया शब्द दे दिया। और ये जिन्होंने जो चित्र बनाया था, ये इन्होंने चित्र की श्रृंखला में बनाया था। इसके पहले पार्ट में, पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं और अमेरिका के लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। ध्यान देना, पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग हैं जो स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति के सामने, स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा के सामने या प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं। पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा कर रहे हैं और देवी के हाथ में, देवी के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, ऐसे ज्ञानोदय की मशाल है, और दूसरे हाथ में अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का पोटला है। मतलब मौलिक अधिकार रखे हैं। दूसरे अधिकार, पहले एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मौलिक अधिकारों का पोटला है। साथ में इसके दूसरे पार्ट में, इसी के दूसरे पार्ट में अन्य राष्ट्रों से लोग हैं। अन्य जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनसे भी लोग लाइन में खड़े हैं। अन्य राष्ट्रों से लोग हैं, लोगों का समूह है। और उसके ऊपर, इस चित्र के ऊपर आकाश में दिखाया गया है, आकाश में चर्च, मतलब आकाश में संत महात्मा और ईसाई लोग। ईसाई के लिए कौन होते हैं, क्या नाम उन्हें बोलते हैं, मतलब संत हैं और भी जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, फरिश्ते होते हैं, संत हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्ते ये आसमान में ये चित्र देख रहे हैं। मतलब चित्र के एक पार्ट में आसमान की तरफ संत, फरिश्ते, महात्मा वगैरह हैं, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये चित्र में दे रखा है। इस चित्र में छोटे छोटे राज्यों से भी लोग हैं, तो ध्यान देना। तो फ्रांसीसी चित्रकार ने एक फ्रांसीसी चित्रकार थे, उनका नाम है फ्रेडरिक सारियो। 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। वो उनकी कल्पना थी। कल्पना को हम यूटोपिया कहते हैं। उसके पहले भाग में, पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग हैं जो स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं। और ध्यान देना, और दूसरे चित्र के आगे पार्ट में अन्य राष्ट्रों से लोगों का समूह एकत्रित है। और साथ ही देवी माता के सामने जो स्वतंत्रता की माता हैं, जो स्वतंत्रता की माता, उनके सामने निरंकुश जो शासक थे उनके ध्वंसावशेष पड़े हैं। मतलब उनके जो शासन करते थे वो ध्वस्त कर दिए गए, ध्वंसावशेष पड़े हैं। मतलब आगे उनकी मूर्ति के आगे ध्वंसावशेष पड़े हैं। इतना उन्होंने चित्र में दिखाया है पहले चित्र में। फिर उसके बाद में अगले पार्ट, जो इसका आगे हिस्सा है फ्रांसीसी क्रांति का, तो आगे फ्रांसीसी क्रांति है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। ध्यान देना, 1789 में हुई। इससे पहले, क्रांति से पहले यहाँ निरंकुश शासकों का शासन था। निरंकुश शासक थे, वो राज्य कर रहे थे, शासन कर रहे थे। निरंकुश शासकों का राज्य था। तो ये फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इसके कारण क्या थे? तो इसके कई कारण थे। सबसे पहला तो राजनीतिक कारण, कई राजनीतिक कारण थे। उसके बाद में दूसरा कारण कई सामाजिक कारण थे। उसके बाद में कई आर्थिक कारण थे, आर्थिक भी कारण थे। उसके बाद में बौद्धिक कारण थे, बौद्धिक कारण थे। उसके बाद में तात्कालिक कारण थे, कुछ तत्काल के कारण थे, तात्कालिक कारण थे। इस प्रकार के इतने कारण थे। राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, बौद्धिक कारण थे, तात्कालिक कारण थे, ये थे। तो राजनीतिक कारण का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक कारण क्या थे? क्या थे? सबसे पहले निरंकुश राज्य, अयोग्य शासक थे, निरंकुश शासक थे, अनुभवहीन शासक थे, कुशलता का अभाव था,
ये इनके राजनीतिक कारण थे। अच्छा, राजनीतिक कारण जो हुए थे, तो राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण ये था सबसे पहला कि अयोग्य शासक थे, निरंकुश शासक थे, और अनुभवहीनता थी उनके अंदर, अनुभवहीनता और कुशलता का अभाव था। साथ में काहिल शासक कहा जाता है। काहिल